On the contrary, let us assume that 2 upon root 7 is a rational number which can be expressed as 2 upon under root 7 is equal to a upon b, where a and b are co-prime. So ये लोग मुझसे नहीं एंट्री कर पाते, क्या चीज? मुझसे नहीं एंट्री करवाते, आज तक नहीं करते। उनको लगता होगा तुम ये रहते हो जो भी है। सर मेरे साथ आया, फिर भी नहीं कराई, बस हमेशा इसके अवश्य करवाता है। तुम्हारी हमेशा होती है। बस मेरे साथ आया तब नहीं। चलिए 2 अपॉन रूट 7 इज इक्वल टू ए अपॉन बी। तो हमें क्या करना है कि अच्छा को प्राइम का मतलब दोबारा से बता देता हूँ। को प्राइम का मतलब ये होता है कि ऐसे नंबर्स जिनका कोई कॉमन फैक्टर ना हो। हमने ये कह दिया कि ए अपॉन बी का कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, ठीक है। तो 2 अपॉन रूट 7 दे रखा है, तो सबसे पहले ये जो रिप्रेजेंटेशन का तरीका है ना, सबसे पहले तो यही गलत है। जो 2 अपॉन रूट 7 दे रखा है, मुझे डिनोमिनेटर में कभी भी अंडर रूट वाली टर्म नहीं चाहिए होती। तो डिनोमिनेटर में रूट 7 दे रखा है, इसका मतलब क्या है कि मैं इसको रैशनलाइज करूँगा, मतलब मैं रूट 7 से नीचे मल्टीप्लाई और रूट 7 से ऊपर मल्टीप्लाई करूँगा। कैसे? और उस चीज़ को मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होता है। कैसे कि ये 2 अपॉन रूट 7 है, आपने क्या करना है कि यहाँ पर रूट 7 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया और रूट 7 से नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, हम किसी भी नंबर को उसके न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को सेम टर्म से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर 2 को हम लोग राइट साइड ले जाते तो दोबारा बोलो। 2 को सर अगर हम लोग राइट साइड ले जाते हैं वो सब करा जा सकता है, पर पहले हम क्या करेंगे ना, इसको प्रॉपर फॉर्मेट में ले आए। प्रॉपर फॉर्मेट ये कहता है कि डिनोमिनेटर में अंडर रूट वाला टर्म आना नहीं चाहिए। एक्चुअल में क्या है कि रूट 7 एक इर्रेशनल नंबर होता है। हम हमेशा ये कहते हैं कि इर्रेशनल नंबर जो है वो किसी भी नंबर को डिवाइड नहीं कर सकता, वो किसी भी रैशनल नंबर को डिवाइड नहीं कर सकता सर। तो इसलिए रूट 7 डिनोमिनेटर क्रॉस मल्टीप्लाई करके अंडर रूट 7 को एक साइड ले जाए। हाँ कर रहा हूँ ना, वही करेंगे। देखिए ऐसा करना है कि हमने ऊपर नीचे रूट 7 से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर प्रोसेस क्या है कि ये a अपॉन बी, मैंने पहले ही बोला कि 2 अपॉन रूट 7 को मैंने एक रैशनल नंबर मान लिया विच कैन बी एक्सप्रेस्ड एज a अपॉन बी। 2 अपॉन रूट 7 इज इक्वल टू a अपॉन बी, वेयर a एंड b आर को प्राइम। इसका मतलब ये a अपॉन बी एक रैशनल नंबर है, ये मैंने माना है शुरुआत में, ये मैंने मान लिया। अब वो सही है या गलत है वो बाद में देखेंगे, पर हमने ये मान लिया। तो यहाँ ब्रैकेट में लिखिएगा विच इज़ रैशनल, ये मुझे लिखना ही है। a अपॉन बी रैशनल नंबर है क्योंकि ये मैंने माना है ऐसा। अब इधर न्यूमरेटर में आ जाएगा बेटा 2 रूट 7 और डिनोमिनेटर में रूट 7 मल्टीप्लाइड बाई रूट 7 क्या हो जाएगा 7 इज इक्वल टू a अपॉन बी। फिर से वही चीज़ लिखनी है विच इज़ रैशनल, क्योंकि a अपॉन बी एक रैशनल नंबर है ऐसा मैंने माना है। तो ये मुझे बार बार लिखना है, इसमें आलस मत करना, आपको बार बार लिखना है। ये स्टेप मार्किंग होती है CBSE में, याद रखना। अब देखिए आगे, जो ये 7 है, ये 7 यहाँ पर डिवाइड हो रहा है तो इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर जाकर डिवाइड हो जाएगा। तो मैं क्या लिख सकता हूँ इसको, मैं इस एक्सप्रेशन को क्या लिख सकता हूँ, मुझे क्या करना है, मुझे ये अंडर रूट 7 को अकेला छोड़ना है। यहाँ पर अंडर रूट वाली टर्म को अकेला छोड़ना होता है एक तरफ। तो मैंने क्या करा, रूट 7 को यहाँ अकेला छोड़ दिया और इज इक्वल टू करके ये 7 तो आ गया a के साथ, तो ये हो गया 7a। बेटा देखते हैं, आ जाओ बैठिए ठीक है। 7 तो इधर आ गया तो 7a और 2 इधर है तो 2 डिवाइड में चला जाएगा तो 7a अपॉन 2b। रूट 7 इज इक्वल टू क्या हो गया 7a अपॉन 2b। ब्रैकेट में फिर से लिखेंगे विच इज रैशनल।
which is rational. रूट 7 इज इक्वल टू 7a अपॉन 2b। अब सवाल ये उठता है कि a अपॉन b एक रैशनल नंबर होता है, ऐसा तो मैंने माना था। ये 7a अपॉन 2b ये भी रैशनल होगा। क्यों होगा? क्योंकि आप किसी भी रैशनल नंबर में कोई नंबर आप मल्टीप्लाई करिए तो भी वो रैशनल रहेगा, किसी नंबर से आप डिवाइड कर दीजिए तो भी वो रैशनल रहेगा। तो 7a अपॉन 2b एक रैशनल नंबर है, इसलिए मैंने यहाँ पर रैशनल लिख दिया। अब आप अगली लाइन वही लिखेंगे, बट अंडर रूट 7 is an irrational number and वो अगर रैशनल नंबर मल्टीप्लाई करें तब भी वो रैशनल ही रहेगा। नहीं, रैशनल में रैशनल मल्टीप्लाई करेंगे तब रैशनल है, ठीक है। बट रूट 7 इज एन इररेशनल नंबर रूट 7 is an irrational number and any irrational number can't be equal to or rational number can't be equal to a rational number। तो अब आज जिन जिन बच्चों ने अभी आज नया ज्वाइन करा है उनको पहले ही मैं ये चीज़ बता देता हूँ कि जैसे ये रूट 7 है, हमने इसको ऐसे ही बोल दिया कि रूट 7 एक इररेशनल नंबर है, ठीक। तो आप सब लोगों को समझा दूंगा कि ये भी एक मतलब क्या तरीका होता है कि रूट 7 को इररेशनल नंबर हम कैसे प्रूव कर सकते हैं, ये आपको बाद में बताऊंगा, किसी और क्लास में बताऊंगा अलग से। लेकिन आप लोग एक तरीका हमेशा याद रखें कि अंडर रूट के अंदर अगर कोई भी इम्परफेक्ट स्क्वायर है, अंडर रूट के अंदर अगर कोई भी इम्परफेक्ट स्क्वायर है तो वो हमेशा इररेशनल नंबर होगा, ठीक है, हमेशा इररेशनल नंबर होगा। जैसे हमने ये कहा कि अंडर रूट के अंदर 1 है तो 1 का रिजल्ट तो आ गया 1, तो ये तो रैशनल होगा। अंडर रूट के अंदर 2 है तो 2 इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो ये इररेशनल होगा। ऐसे ही रूट 3 भी इररेशनल। लेकिन अंडर रूट 4, तो 4 क्या है? एक परफेक्ट स्क्वायर है। किसका स्क्वायर है? ये 2 का स्क्वायर है। तो जो रूट 4 है, रूट 4 की प्रॉपर वैल्यू आ रही है 2। तो अगर अंडर रूट के अंदर परफेक्ट स्क्वायर आपको मिलेगा तब तो आप उसको बोलोगे रैशनल, अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं मिलेगा तो आप हमेशा उसको इररेशनल नंबर बोलोगे। तो मैंने ये देखा कि ये अंडर रूट के अंदर 7 है, तो 7 क्या है? एक इम्परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इम्परफेक्ट स्क्वायर है, तो ये हमेशा एक इररेशनल नंबर होगा। मैंने क्या देखा है कि अगर कोई इररेशनल नंबर दे दिया है कोई रूट के अंदर वो इररेशनल होगा तो प्रूफ पे सवाल करना पड़ता है। क्या, दोबारा बोलो। सर पता है कि कोई इम्परफेक्ट स्क्वायर है स्क्वायर के अंदर, लेकिन सर फिर प्रूफ क्यों कर रहा है कि वो नहीं, ये पता है, ये मैं अपना ऑब्जर्वेशन आपको बता रहा हूँ, ये किसी बुक में नहीं लिखा हुआ, ये कहीं पर लिखा हुआ नहीं है। इस चीज़ को आपको प्रूव भी करके दिखाना होता है कि ये इररेशनल है। और देखिए ये एक अलग तरीका है यहाँ पर जो हम 10th में कर रहे हैं। 9th क्लास में नंबर सिस्टम में शायद आप लोगों के सिलेबस में हटवा दिया गया था, इररेशनल नंबर प्रूव करना आपके सिलेबस में हटवा दिया गया था। उसमें क्या होता था कि अगर आप अंडर रूट 2 को या अंडर रूट 3 का अगर आप अंडर रूट कैलकुलेट करना शुरू करोगे, स्क्वायर रूट निकालना शुरू करोगे, तो आपको नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग नंबर मिलता चला जाएगा। समझ रहे हैं? नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग नंबर अगर मिलता है तो हम ये बोलते हैं कि वो इररेशनल नंबर होगा, ठीक है। हाँ, यहाँ पर भी वो, और वो आप करोगे तो आपको खुद ही लगेगा कि मैंने क्या लंबा मेथड अपना लिया, ठीक है ना। ये ज़्यादा बेस्ट तरीका है। इस तरीके में आपको कुछ करना ही नहीं है। आपने क्या करना है, जो भी नंबर दे रखा है उसको आपको रैशनल मान लेना है, और रैशनल मानकर आप कहोगे कि इट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ a अपॉन b वेयर a एंड b आर कोप्राइम। ये आपने कह दिया। उसके बाद आप क्या करेंगे, आपने देखा है अंडर रूट 7 डिनोमिनेटर में है, तो ये हमको एक्सेप्टेबल नहीं है। अंडर रूट 7 डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए, रूट की कोई भी टर्म डिनोमिनेटर में नहीं होनी चाहिए। तो उसको रैशनलाइज किया करते थे, याद करिए, ये तो 9th में भी करा था कि डिनोमिनेटर में कभी भी हम अंडर रूट वाला टर्म नहीं छोड़ते थे। तो मैंने क्या करा, मैंने रूट 7 से नीचे मल्टीप्लाई करा, रूट 7 से ऊपर मल्टीप्लाई करा, लेकिन राइट हैंड साइड बेटा वो वही रही जो हमने माना था, a अपॉन b। और a अपॉन b को मैंने क्या माना था, मैंने माना था लेट अस अज्यूम दैट रूट 2 अपॉन रूट 7 इज अ रैशनल नंबर व्हिच कैन बी एक्सप्रेस्ड एज
2 अपॉन रूट 7 इज इक्वल टू ए अपॉन बी। तो ए अपॉन बी को मैंने पहले ही रैशनल माना था, तो इसीलिए मैंने लिख दिया ए अपॉन बी के आगे विच इज़ रैशनल, ये रैशनल है। फिर अगले स्टेप में जब रूट 7 से मल्टीप्लाई हुआ तो नीचे 7 बन गया और ऊपर आ गया रूट 7, तो मेरा पर्पस सॉल्व हो गया कि डिनोमिनेटर में रूट वाली टर्म अब खत्म हो गई। ये तो समझ में आ गया। तो ये जो पहला स्टेप करा गया है ये इसलिए करा गया है कि डिनोमिनेटर से अंडर रूट वाली टर्म खत्म हो जाए, ठीक है। अच्छा, अब ए अपॉन बी तो लेकिन अभी भी ऐसा का ऐसा ही रहा, जैसा हमने शुरुआत में माना था, तो मैंने फिर लिख दिया विच इज़ रैशनल, हमने फिर लिख दिया। अब क्या करना है, अब आप क्या करेंगे, ये जो 7 है इस 7 को यहाँ a से मल्टीप्लाई कर दिया, तो बेटा इधर 7a हो गया। सिमिलरली ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था, तो ये यहाँ नीचे b से मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बोलते हैं इसको, ठीक है। उसके बाद जो ये 2 है ये यहाँ b से मल्टीप्लाई हो गया। तो अगर किसी भी रैशनल नंबर में कोई रैशनल नंबर, 7 एक रैशनल नंबर है बिकॉज 7 कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ 7/1, तो 7 एक रैशनल नंबर है, 2 भी एक रैशनल नंबर है और a अपॉन भी रैशनल नंबर था ही। तो रैशनल में रैशनल को मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, ऐड करो, सब्ट्रैक्ट करो, कुछ भी करो, रैशनल का रैशनल के साथ कैसा भी ऑपरेशन करिए, 4 ही तो ऑपरेशन होते हैं, ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड, ये 4 ही तो ऑपरेशन होते हैं, कुछ भी करिए वो रैशनल ही रहेगा। दैट्स व्हाई आई हैव रिटन हियर विच इज़ रैशनल, मैंने यहाँ रैशनल लिख दिया। लेकिन एक चीज़ हमको याद रखनी है कि अंडर रूट के अंदर अगर कोई इम्परफेक्ट स्क्वायर है तो वो हमेशा क्या होगा, इर्रेशनल नंबर होगा, ठीक है। तो बेटा इस तरफ तो आ गया रैशनल नंबर और इस तरफ रह गया इर्रेशनल नंबर, तो क्या ये पॉसिबल है, क्या ये पॉसिबल है, नहीं है। तो इसी चीज़ को हम लिखेंगे बट रूट 7 इज एन इर्रेशनल नंबर एंड एनी इर्रेशनल नंबर कैन नॉट बी इक्वल टू अ रैशनल नंबर, सो our assumption was wrong। हमने जो शुरुआत में एज्यूम करा था कि 2/√7 को एक रैशनल नंबर मान लेते हैं, तो हमने जो शुरुआत में एज्यूम करा था हमारा एजम्पशन गलत था। सो अवर एजम्पशन वाज रॉन्ग एंड हेंस बाय द मेथड ऑफ contradiction 2/√7 is an irrational number। 2/√7 is an irrational number, ठीक। तो irrational नंबर को प्रूव करने का ये आसान तरीका है, बस ये आपको कुछ रटे रटाए स्टेप्स हैं जो हर क्वेश्चन में सेम आपको अप्लाई करने हैं, तो यही तरीका है। अच्छा आप एक बात देखिएगा कि आपने अगर 8th क्लास में, 9th क्लास में या 7th में आपने कभी भी रैशनल और इर्रेशनल की डेफिनेशन करी होगी ना, तो रैशनल में आपको ये बताया गया होगा एनी नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर q इज़ नॉट इक्वल टू 0। ये तो रैशनल की डेफिनेशन थी, ठीक है, ऐसी ही होती है, डेफिनेशन सही है। और इर्रेशनल की डेफिनेशन क्या बताई थी, एनी नंबर विच इज़ नॉट रैशनल इज इर्रेशनल नंबर। तो यहाँ पर मैंने कहा मेरा एजम्पशन गलत है, मेरा एजम्पशन क्या था कि 2/√7 को रैशनल मान लिया, तो मेरा एजम्पशन गलत है, मतलब वो रैशनल नहीं है, तो जो रैशनल नहीं है वो क्या होगा, इर्रेशनल नंबर। तो इर्रेशनल नंबर की डेफिनेशन यही है कि जो नंबर रैशनल नहीं होता वही इर्रेशनल होता है। तो ये तरीका है और इस मेथड को बोलते हैं मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन, मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन। एक डाउट था, तो जो क्वेश्चन नंबर 1 था उसका हाँ। फर्स्ट पार्ट भी ऐसे ही था, बिल्कुल, लेकिन मैंने उस थोड़ा अलग वे में करा, उसमें स्क्वायरिंग करके करा जैसे हमने कहा था सिंपल। अच्छा आपने क्योंकि उसमें ऊपर 1 था, हाँ ऊपर 1 था ना, तो इसलिए वो वाला आपका वही वाला मेथड बन गया जैसे √2 वाला था, तो उसमें क्रॉस मल्टीप्लाई हाँ। करके स्क्वायर करके निकल और वो फिर 2 उसका दोनों का डिवाइजर आ गया होगा, ए का भी और बी का भी, हाँ, वो उस वाले में हो जाएगा। अब ये बताइए सेकंड का सेकंड पार्ट करवाऊँ फिर, कर लेंगे। ये वाला बिल्कुल सेम है इसके जैसा। उसके बाद आपने अगला डाउट बोला बेटा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। और आप ये देखिएगा कि अगर मुझे एक के स्टेप समझ में आ गए तो घुमा फिरा कर हर क्वेश्चन के सेम स्टेप्स होंगे। हमें क्या करना होता है कि जिस भी क्वेश्चन में जो भी नंबर दे रखा हो उसमें अंडर रूट वाला जो टर्म है ना उसको अकेला छोड़ना है कैसे भी करके, ठीक है। मैंने √7 को अकेला छोड़ दिया बाई हुक और बाई क्रुक, वही काम करना है। विनायक इसको थोड़ा बंद कर देना प्लीज़, प्रेस कर देना। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए, प्रूव दैट prove that 4 - 5√2
with that 4 minus 5 root 2 is an 4 minus 5 root 2 is an irrational number. Prove that 4 minus 5 root 2 is an irrational number. अच्छा, ये एक irrational number है, हमको प्रूव करना है, तो क्या करेंगे? वही काम. On the contrary, let us assume that वही करना है जो मैंने अभी इसमें करा है. Solution इसका on the contrary, let us assume that on the contrary, let us assume that 4 minus 5 root 2 is a rational number. Which can be is a rational number. Which can be expressed as which can be expressed as 4 minus 5 root 2 is equal to a upon b, where a and b are co-prime. अब खुद ही देखिए, ये अंडर रूट के अंदर 2 लिखा हुआ है, अंडर रूट के अंदर एक इम्परफेक्ट स्क्वायर लिखा हुआ है, इसका मतलब अंडर रूट 2 एक इर्रेशनल नंबर है. तो मेरा क्या टारगेट रहना चाहिए यहाँ पर कि जैसे यहाँ पर रूट 7 को मैंने अकेला छोड़ दिया था लेफ्ट हैंड साइड में, ऐसे ही अब मैं रूट 2 को अकेला छोड़ दूंगा लेफ्ट हैंड साइड में. बाकी सब आप रीअरेंजिंग कर लीजिए. ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे. ये माइनस 5 रूट 2 है, तो आप क्या करिए, माइनस 5 रूट 2 तो बेटा इस तरफ रह गया और ये प्लस का 4 उधर चला जाएगा, तो ये हो गया a अपॉन b माइनस 4. ये करके आपको यहाँ लिखना है विच इज रैशनल. सर इसमें जब हम 5 उधर लेके जाएंगे तो हम तभी इंटू करेंगे जब दोनों का डिनोमिनेटर सेम होगा. अभी कर दोनों का रिमाइंडर सेम मतलब कैसे? डिनोमिनेटर हाँ, डिनोमिनेटर सेम होगा तभी 5 लेके जाएंगे ना उधर. हाँ, तभी 5 लेकर जाएंगे, ऐसे नहीं ले जा सकते. तो मैं अगले स्टेप में क्या करूँगा, इसका एलसीएम ले लूँगा. तो मैंने क्या करा, माइनस 5 रूट 2 इज इक्वल टू, सर पहले साइन चेंज नहीं करेंगे? कर लेंगे. इसका क्या करा हमने, एलसीएम ले लिया, तो b इधर 4 में मल्टीप्लाई हो जाएगा बेटा, ये हो गया a माइनस 4b अपॉन b. ठीक है, उसके बाद क्या करिए, ये जो माइनस है आपको थ्रू आउट साइन चेंज कर देना है. तो आप क्या करेंगे, ये रह गया इधर 5 रूट 2, तो इधर क्या हो जाएगा, जैसे ये न्यूमरेटर में a माइनस 4 भी लिखा हुआ है, इसका साइन बदल जाएगा, ये हो जाएगा 4b माइनस a अपॉन b. ये सबको क्लियर है कि नहीं बताइए? नहीं समझे? देखो ऐसा होता है कि जैसे माइनस 5 है ना इधर, तो अगर मान लीजिए कोई इक्वेशन है, इक्वेशन में मैं एक तरफ का साइन अगर बदल रहा हूँ तो थ्रू आउट साइन चेंज होता है, सबके साइन चेंज होते हैं. मैंने क्या करा, मैंने माइनस 5 का साइन बदल कर क्या कर दिया, प्लस 5. तो इधर प्लस का a था, ये बदल कर क्या हो गया माइनस a. ये माइनस का 4b था, ये बदल कर क्या हो गया प्लस का 4b. तो हम अगर साइन चेंज करते हैं तो थ्रू आउट मुझे साइन चेंज करना हुआ करता है. समझ गए? समझ गए? अब देखिएगा, हर एक में यहाँ पर भी वही लिखना है, विच इज रैशनल. which is rational. अब बस एक स्टेप रह गया कि ये 5 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको बेटा यहाँ डिनोमिनेटर में आप ले जाओ. तो ये क्या हो गया, रूट 2 इज इक्वल टू 4b माइनस a अपॉन 5b. आप ब्रैकेट में फिर से वही लिखेंगे, विच इज रैशनल. और क्यों लिख रहे हैं हम बार बार विच इज रैशनल, विच इज रैशनल? क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया रैशनल में किसी भी रैशनल नंबर को ऐड करो, सब्ट्रैक्ट करो, मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, वो रैशनल ही रहता है. तो a अपॉन b में से 4 को सब्ट्रैक्ट करा, रैशनल रहा. फिर एलसीएम ले लिया तो वही बात रही, a माइनस 4b अपॉन b, तो भी रैशनल रहा. और कुछ करा तो नहीं ना भाई, सब्ट्रैक्ट करा था उसी का एलसीएम लिया है.
फिर क्या करा कि अब साइन चेंज कर दिए तो भी रैशनल ही रहा, फिर 5 इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर जाकर रैशनल से डिवाइड हो गया तब भी रैशनल ही रहा। तो बेटा राइट हैंड साइड में तो पूरा आपका एक प्रॉपर रैशनल नंबर है, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड में बचा √2 विच इज़ इररेशनल। तो यही वाली लाइन बिल्कुल एज इट इज़ लिख देनी है, ठीक है, बस नंबर बदल देंगे। जैसे यहाँ बट √7 इज इररेशनल नंबर, तो यहाँ क्या लिखेंगे, बट √2 इज एन irrational number and any irrational number can't be equal to a rational number, can't be equal to a rational number. So our assumption was wrong and hence by the method of contradiction and 4 minus 5 √2 is an irrational number, समझ गए? कॉन्ट्रडिक्शन का मतलब ये है कि कहा सोचा कुछ और था, हो कुछ और गया, ठीक है। चलिए जी, तो ये आपका हुआ क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट जो आप डाउट बता रहे थे आपका क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 ये दोनों बेटा बिल्कुल एक जैसे हैं। मैं एक काम कराता हूँ, इसमें कोई एक कर लेते हैं, 9 कर लेते हैं, दोनों एक जैसे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 कर लेते हैं। और ऐसा एक क्वेश्चन हमने लास्ट टाइम भी करा था, मैं ये मिटा रहा हूँ उधर से। देखिए, इस चैप्टर की जब हम प्रैक्टिस करते हैं, क्वेश्चंस करते हैं तो बोरियत होती है, ठीक। जब इस चैप्टर के क्वेश्चंस करते हैं तो बोरियत होती है, लेकिन ये चैप्टर बहुत अच्छा लगता है जब एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है, क्योंकि एग्ज़ाम में हम पहले से ये जानते हैं कि एक क्वेश्चन तो ऐसा आने वाला है जो मैं कर ही दूंगा, क्योंकि उसके सारे स्टेप्स मुझे याद हैं। तो ये मैथ्स में थोड़ी थकाने वाली चीज़ लगती है, बस ये एक अलग टॉपिक है। और जनरली ज़्यादातर स्कूल्स में टीचर शुरुआत में इसको इसलिए छुड़वा भी देते हैं, पर मेरा ही मानना है कि शुरुआत में इसको एक बार कर लें तो फ्री हो जाएंगे, फिर आगे के सारे चैप्टर्स इंटरेस्टिंग हैं, तो फिर सर पर हाथ रख के बैठने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। चलिए जी, आगे चलते हैं। बेचारा पीछे सर पे हाथ रख के बैठा है कि क्या हो गया, ये चल क्या रहा है। अच्छा, समझ में तो आ रहा है वैसे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में है, प्रूव दैट √5 + √3 इज इररेशनल। प्रूव दैट √5 + √3 इज इररेशनल। हमको ये प्रूव करना है, √5 और √3 इररेशनल, √5 + √3 इररेशनल नंबर होगा। हमें वही स्टेप्स फॉलो करने हैं, फिर से वही करेंगे। ऑन द कॉन्ट्रेरी, ऑन द कॉन्ट्रेरी का मतलब ये है कि उल्टी दिशा में चलते हुए, ठीक है। जानते हैं कि हम गलत साबित हो गए, लेकिन वही काम करना है, तो नोट करिए। ऑन द कॉन्ट्रेरी, on the contrary, let us assume that √5 + √3 is a rational number. Let us assume that √5 + √3 is a rational number which can be expressed as √5 + √3
इज इक्वल टू ए अपॉन बी वेयर ए एंड बी आर को-प्राइम, वेयर ए एंड बी आर को-प्राइम। ठीक है, तो देखो ऐसा होता है जैसे मैंने बताया आपको कि अगर कोई दो रैशनल नंबर है उनको ऐड कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया या मल्टीप्लाई करा या डिवाइड करा तो रैशनली आता है। दो रैशनल्स को आपस में ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड कुछ भी करो तो रैशनली आता है। ठीक है, इर्रेशनल में ऐसा कोई रूल नहीं है, इर्रेशनल में ऐसा कोई रूल नहीं है। अगर होता तो मैं ये कह देता कि अंडर रूट के अंदर 3 लिखा हुआ है, 3 क्या है? इम्परफेक्ट स्क्वायर। अंडर रूट के अंदर 5 लिखा हुआ है, 5 क्या है? ये भी इम्परफेक्ट स्क्वायर। ये भी इर्रेशनल, ये भी इर्रेशनल, इर्रेशनल प्लस इर्रेशनल इर्रेशनल ही होगा ये। लेकिन ऐसा कोई रूल नहीं है, ऐसा कोई रूल नहीं है, इस वजह से मुझे इसको प्रूव करना पड़ रहा है। ठीक है, तो क्या कैसे प्रूव करेंगे? जैसे √5 प्लस √3 इज इक्वल टू ए अपॉन बी मैंने मान लिया, जैसा कि मैं हर क्वेश्चन में करता आ रहा हूँ। तो अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में देखा तो रूट वाली एक टर्म थी, तो यहाँ हमने करा उसको। उससे पहले वाले में देखा 2/√7, उसमें भी रूट वाली एक टर्म थी, लेकिन यहाँ पर रूट वाली 2 टर्म है। तो क्या करेंगे, इनमें से एक टर्म को राइट हैंड साइड ले जाएंगे। ठीक है, तो आप क्या करिए, आपने ये कर दिया यहाँ पर √5 इज इक्वल टू ए अपॉन बी माइनस √3, ए अपॉन बी माइनस √3। अब यहाँ पर मत लिख देना विच इज रैशनल। ठीक है, क्योंकि ए अपॉन बी एक रैशनल नंबर है, उसमें से मैं इर्रेशनल सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, तो ये रैशनल नहीं होगा। अब ये अब रैशनल नहीं होगा, तो इसलिए इसको तो छोड़ दीजिए। यहाँ पर अभी वो नहीं लिखना आपको विच इज रैशनल। दोबारा बोलो। दोनों साइड को स्क्वायर करके। हाँ, मैं स्क्वायर ही करूँगा। स्क्वायर करने में ज़्यादा आसान ये रहता है कि एक रूट वाले को इस तरफ ले जाओ, तो एक रूट वाला टर्म इधर ले गए। अब स्क्वायर करना, अब हम क्या करेंगे बेटा, यहाँ पर आप नोट करें स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ आप स्क्वायरिंग कर दीजिए। तो इधर क्या होगा बेटा, देखिए √5 का स्क्वायर इज इक्वल टू, इधर क्या होगा, ए अपॉन बी माइनस √3 का स्क्वायर। तो √5 का स्क्वायर, जब किसी अंडर रूट वाले टर्म का हम स्क्वायर करते हैं तो अंडर रूट हट जाता है बस। √5 का स्क्वायर क्या हो गया बेटा 5, और ए अपॉन बी एक्स लाइक ए, √3 एक्स लाइक बी, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। वो आइडेंटिटी लगाएंगे, तो ये क्या हो गया, ए अपॉन बी का होल स्क्वायर प्लस √3 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए अपॉन बी इंटू √3। अच्छा, इसके बाद ये हो गया 5, ए अपॉन बी का होल स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस √3 का होल स्क्वायर क्या होगा 3, और ये हो जाएगा बेटा माइनस का 2√3 ए अपॉन बी। ठीक है, हमारी क्या कोशिश होनी चाहिए कि हम जो भी अंडर रूट वाला टर्म, अब आप ये देखिए इस पूरे के पूरी इक्वेशन में अंडर रूट वाला एक टर्म रह गया, बताओ बताइए भाई, पीछे समझ गए। अंडर रूट वाले ओरिजिनली कितने टर्म थे, 2 थे, लेकिन अब ये स्क्वायरिंग करके क्या रह गया, सिर्फ एक अंडर रूट वाला टर्म रह गया √3। और मैं क्या चाहता हूँ, ये रूट वाला टर्म अकेला छोड़ना चाहता हूँ, तो इसको क्या करेंगे, LHS में ले आएंगे। तो माइनस 2√3 ए अपॉन बी को उठाकर LHS में ले आओ, बाकी सब कुछ RHS में। ठीक, देखिएगा माइनस 2√3 ए अपॉन बी को लेफ्ट हैंड साइड में ले आए, तो इधर आकर बेटा ये हो जाएगा प्लस का 2√3 ए अपॉन बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस 3, और इधर प्लस 5 था, ये इधर आकर क्या हो जाएगा -5। तो 2√3 ए अपॉन बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर -2। हाँ जी, अब मुझे एक बात बताओ, अब ये जो राइट हैंड साइड है, अब इसको रैशनल बोल दूं, अब इसको रैशनल बोल दूं, क्योंकि ए अपॉन बी है और ए अपॉन बी का होल स्क्वायर है। तो अगर ए अपॉन बी क्या था, ओरिजिनली मैंने क्या माना था, रैशनल नंबर, रैशनल नंबर को रैशनल से ही मल्टीप्लाई करा,
भाई ए अपॉन बी को ए अपॉन बी से ही मल्टीप्लाई करा, तभी तो ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर आया। तो वो भी आपका रैशनल रहेगा, और उसमें से कुछ सब्ट्रैक्ट कर दिया तो वो भी रैशनल रहेगा। तो अब आप लिख दीजिए विच इज रैशनल, ब्रैकेट में आप लिख दीजिए विच इज रैशनल। फिर 2√3 अपॉन 2√3 ए अपॉन बी, इसको सॉल्व करिए, ये हो गया ए स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर विच इज अगेन रैशनल। फिर एक बी से एक बी कैंसिल आउट हो गया, भाई इधर बी था और इधर एक बी स्क्वायर था, तो अब इधर 1 रह गया और उधर एक बी कैंसिल आउट हो गया इससे। अब क्या करेंगे, अब ये जो a और 2 है इसको यहाँ डिनोमिनेटर में ले जाओ, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था। तो √3 इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर, 2 और a नीचे चला गया तो 2ab, which is rational, but √3 हो गया ना वही काम। कि अब लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या बचा, केवल एक अंडर रूट वाला टर्म जो कि इररेशनल होता है, ठीक। बट √3 इज एन irrational number, and any irrational number cannot be equal to a rational number, so our assumption was wrong, and hence by the method of contradiction, √5 plus √3 is irrational। √5 plus √3 एक irrational नंबर होगा, ठीक है। अब ये जो इररेशनैलिटी प्रूव करने वाले हैं हमने सफिशिएंट कर लिए क्वेश्चंस, ठीक है। इनमें किसी को और कोई डाउट हो तो बताइए। देखिए आप में से किसी ने अभी क्वेश्चन नंबर 10 भी पूछा था, तो जैसे √5 plus √3 को इररेशनल प्रूव करा 10 में है, √2 plus √3 को इररेशनल प्रूव करना है, तो दोनों सेम है, दोनों में कुछ नहीं है, बस एक नंबर का अंतर है, ठीक है। तो उसको आप करिएगा। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आप नोट करेंगे, ये मिटा दूं? अच्छा, ऑनलाइन वाले बच्चे बता दें भाई, सभी को क्लियर है? ठीक है। आन्या, सिमर, सुमन, विधि, विहान बताइए। ठीक है, चलिए जी, तो फिर आगे चलता हूँ मैं, ये पोर्शन मिटा रहा हूँ। अगला तो देखिए ऐसा होता है कि रैशनल और इररेशनल ये करते आ रहे हैं हम पिछली कई क्लासेस से। तो अब ना एक चीज़ देखते हैं कि अगर रैशनल नंबर है, कोई भी रैशनल नंबर है, तो रैशनल नंबर को हम ना सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई भी हमें नंबर दे रखा है, मान लो मेरे पास 18/4 है, 18/4, मैं इसको डिवाइड करूँगा, क्या आ जाएगा, 4 4 16, 18 - 16 हो गया 2, 2 0 20, 4 5 20।
तो जो मैं इधर लिख रहा हूँ ना नंबर, जो मैंने इधर 18/4 लिखा, ये हो गया न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में, मतलब ये रैशनल नंबर की फॉर्म में हो गया है। हालांकि इन दोनों का कॉमन डिवाइजर भी था, ठीक है। और हम इसको कहते हैं कि चलिए मान लिया हमने सिंप्लीफाई करके कि ये जब डिवाइड करा तो डिवाइड करने के बाद 4.5 आ गया। तो ये नंबर क्या आया, इस नंबर को हम बोलेंगे डेसिमल नंबर। जिस नंबर में भी पॉइंट आ जाता है, डेसिमल आ जाता है, उसको हम डेसिमल नंबर बोलते हैं, ठीक है। तो ये हो गया डेसिमल नंबर, ठीक है। और कौन सा डेसिमल नंबर हो गया ये, टर्मिनेटिंग। समझ गए मेरी बात? टर्मिनेटिंग का मतलब होता है कि एक ऐसा डेसिमल नंबर जो कि खत्म हो जाए, टर्मिनेट हो जाए। 4.5 जो है, 4.5 के बाद आगे तो नहीं चलेगा ये। ऐसे ही अब हम आगे चलते हैं, दूसरा देखते हैं। हाँ जी, सर पानी है क्या पानी? पानी तो घर में होता ही है, चाहिए अभी दे रहा हूँ आपको। 10/3 ये बोल दिया करो, पानी दे दो बस। देखिए 10/3 क्या हो गया, अगर मैं 10 को 3 से डिवाइड करता हूँ तो क्या आएगा, 3.333 डॉट डॉट डॉट। तो ये नंबर क्या हो गया, इसको बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग, है ना। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब क्या बेटा, ये डेसिमल नंबर वो वाला नंबर है जो कभी खत्म ही नहीं हो रहा है, चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है, 3.3333। लेकिन साथ साथ एक डिजिट इसमें ऐसी है 3 जो अपने आप को रिपीट कर रही है, तो इसको नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, रिकरिंग यानी कि री अकर हो रहा है, तो रिकरिंग बोल दो या रिपीटिंग बोल दो, एक ही हो गया। ये जो दोनों ही कैटेगरीज हैं, ये जो दोनों कैटेगरीज हैं, ये दोनों कैटेगरीज होती हैं रैशनल नंबर की, ठीक है। और तीसरी कैटेगरी होती है कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। भाई वो कैटेगरी हम तब से ना देखते आ रहे थे पिछली 2-3 क्लासेस से। नॉन टर्मिनेटिंग प्लस नॉन रिपीटिंग, उसको क्या बोलते हैं, इर्रेशनल नंबर। तो मुझे अब इर्रेशनल नंबर की बात नहीं करनी, अब रैशनल नंबर की बात करनी है। कोई भी एक्सप्रेशन, कोई भी डेसिमल एक्सप्रेशन देखकर या कोई भी ऐसा नंबर दे रखा हो, उसको देखकर मैं ये बता पाऊँ कि ये नंबर टर्मिनेटिंग होगा या नहीं होगा, या टर्मिनेटिंग प्लस रिपीटिंग होगा, कैसा नंबर होगा, वो अगर मैं बता पाऊँ तो ये जो अगला हमारा टॉपिक है डिटर्मिनिंग द नेचर ऑफ एक्सप्रेशन, तो वो इसी पर है डिपेंडेंट कि हमको सिर्फ ये बताना होगा कोई भी नंबर देखकर कि ये टर्मिनेटिंग होने वाला है या नॉन टर्मिनेटिंग, विदाउट गोइंग थ्रू एक्चुअल डिवीजन। डिवाइड नहीं करना नंबर को डिवाइड नहीं करना, ऐसे ही बता देना, ठीक है। तो टॉपिक नोट करें आप, डिटर्मिनिंग द नेचर ऑफ डेसिमल एक्सपेंशंस। लिखिएगा डिटर्मिनिंग the nature of determining the nature of decimal expansions of rational numbers. ऑफ रैशनल नंबर्स, ठीक है। बस 1 मिनट वेट करिए, आ रहा हूँ अभी। सब ये कहते हैं पेज काट
ऑलरेडी पढ़ाऊंगा, बहुत जल्दी। नहीं, अलग अलग है ना। लिखिएगा कि इफ द prime factors of the if the prime factors of the denominator if the prime factors of the denominator of a rational number are of the form 2 की power m into 5 की power n 2 की power m into 5 की power n अब बता नोट कर लो बस फटाफट, फिर बताता हूँ ना, एग्जाम्पल से समझ में आ जाएगा। 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n, देन the decimal expansion would be terminating, अंडरलाइन कर लीजिए, अदरवाइज नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। ये भी अंडरलाइन कर दीजिए, ठीक है। देखिए कभी भी मैं किसी रैशनल नंबर की बात करता हूँ तो हमने ये कहा कि ये वाला रैशनल नंबर क्या है, ये टर्मिनेट हो गया, खत्म हो गया, तो हम ये कहेंगे कि इस रैशनल नंबर का सॉल्यूशन क्या हो गया, एक टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है। और ये वाला जो है ना बेटा 3.333333 ये नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन रिपीटिंग है, तो नॉन टर्मिनेटिंग प्लस रिपीटिंग वाले जो डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं वो भी रैशनल नंबर होते हैं। तो रैशनल नंबर्स आर ऑफ टू टाइप्स, पहला टर्मिनेटिंग, दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, जिसको हम नॉन टर्मिनेटिंग प्लस रिपीटिंग भी बोल देते हैं। तो हमें विदाउट गोइंग थ्रू एक्चुअल डिवीजन, क्योंकि यहाँ पर मैं डिवाइड करके बता रहा हूँ, हमें बिना डिवाइड करे बताना है कि कोई भी रैशनल नंबर जो है वो आपका नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है या फिर टर्मिनेटिंग वाला है। तो आपको कुछ भी नहीं करना, जो रैशनल नंबर दे रखा है उस पूरे रैशनल नंबर से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ उसका डिनोमिनेटर उठाओ, उसके डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर्स कर दो। अगर उसके प्राइम फैक्टर्स में 2 और 5 आता है, 2 और 5 के अलावा कोई तीसरा प्राइम नंबर नहीं आना चाहिए, 3, 7, 11, 13, 17 कुछ भी नहीं, ठीक, तब तो मैं बोलूँगा कि वो टर्मिनेटिंग है। और अगर उसमें 2 और 3 के अलावा कुछ भी आ जाए, आप वो 2 और 5 के अलावा, हम ये कहते हैं 2 भी आ जाए 5 भी आ जाए, लेकिन उसके अलावा भी कोई नंबर आ रहा है, तो मैं कहूँगा नहीं, ये फिर आपका नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। समझ गए, बस इतना करना है, तो आपको एक्चुअल में डिवीजन करना ही नहीं होगा। क्वेश्चन नोट करें, अगर सिर्फ 2 या सिर्फ 5 आएगा तब भी वो टर्मिनेटिंग ही होगा। पता है क्यों? क्योंकि अगर मान लो सिर्फ डिनोमिनेटर में 2 है तो मैं उसको क्या लिखूंगा, 2 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 0, ये लिख सकते हैं। तो या तो 2 आ जाए या 5 आ जाए या 2 और 5 दोनों आ जाए, अगर उसके अलावा कुछ भी आ जाता है तो नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग होगा। अभी एग्जांपल देखिए, समझ जाएंगे। एग्जांपल नंबर 1 नोट करें, विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द डिवीजन, without actually performing the division,
State whether the following rational numbers state whether the following rational numbers will have terminating decimal expansion, will have terminating decimal expansion, or a non-terminating repeating decimal expansion, or a non-terminating repeating decimal expansion. ठीक है, और इसके बाद आप लिखेंगे ऑल्सो फाइंड द नंबर ऑफ प्लेसेस ऑफ डेसिमल्स, ऑल्सो फाइंड द नंबर ऑफ प्लेसेस ऑफ डेसिमल्स, द नंबर ऑफ प्लेसेस ऑफ डेसिमल्स after which the decimal expansion terminates. After which the decimal expansion terminates. चलिए जी, अब इसके बाद आप ये देखिएगा कि इस क्वेश्चन में क्या करना होगा। जैसे मान लो हमको पहला एग्जांपल दे रखा है 17/8, 17/8। ये दे रखा है, तो 17/8 का मतलब क्या है कि हमें सिर्फ और सिर्फ जो डिनोमिनेटर है, ये एक रैशनल नंबर दे रखा है, सिर्फ डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टराइजेशन करने हैं। ऐसे ही बता दो 8 के प्राइम फैक्टराइजेशन 2 की पावर 3, ठीक है ना, बस। तो ये क्या हो गया 17/2 की पावर 3। अभी 2 की पावर 3 है तो 5 वाला तो नहीं है ना इसमें, तो आप क्या लिखो, अपनी तरफ से ऐड कर दो, अपनी तरफ से इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए 5 की पावर 0। फाइव की पावर 0 अपनी तरफ से मल्टीप्लाई कर दिया, करा जा सकता है। तो हम ये कहेंगे सिंस डिनोमिनेटर 8 कैन बी expressed as denominator 8 can be expressed as 2 की पावर 3 into 5 की पावर 0, so it is a क्या होगा terminating decimal expansion, so it is a terminating decimal expansion। ठीक है,
हम ये पूछ रहे हैं कि ऑल्सो फाइंड द नंबर ऑफ प्लेसेस ऑफ डेसिमल्स आफ्टर विच द डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट्स। सर अगर इसमें 2 और 5 में से कोई भी एक आ जाता है फैक्टर, हाँ। तो वो टर्मिनेट तो हो जाएगा, है ना। तो हमारे पास 2 आ गया, यहाँ पर 5 नहीं भी था तो हमने ज़बरदस्ती लिख दिया 5 की पावर 0, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि अगर सिर्फ 2 भी आ जाता तो भी डेसिमल टर्मिनेटिंग है, सिर्फ 5 भी आ जाता तो भी टर्मिनेटिंग है। हम वो पूछ रहे हैं कि ऑल्सो फाइंड द नंबर ऑफ प्लेसेस आफ्टर विच द डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट्स, कि कितने प्लेसेस ऑफ डेसिमल के बाद वो टर्मिनेट हो जाएगा, ठीक है। तो उसमें आपको क्या करना होता है, ये 2 और 5 की हाईएस्ट पावर देखो क्या है 3, तो हम ये कहेंगे दिस एक्सपेंशन will terminate after 3 places of decimal। दोनों में जो भी हाईएस्ट पावर होगी, जैसे हाईएस्ट पावर क्या है यहाँ पर 3, तो हम ये कहेंगे इट विल टर्मिनेट आफ्टर 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल, ठीक है, आफ्टर 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल। ये हो गया। उसके बाद देखिएगा अगला दे रखा है 64/455, और ये आर डी शर्मा का सॉल्व एग्जांपल है, लेकिन एनसीईआरटी में भी यही सेम क्वेश्चन दे रखा है। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये। ये है 455। तो आपको क्या करना होगा, 455 के प्राइम फैक्टराइजेशन करने होंगे, क्योंकि यहाँ पर तो 8 था, 8 के प्राइम फैक्टराइजेशन तो आसान है 2 की पावर 3। 455 थोड़ा बड़ा नंबर है, करके देखिए। तो सेकंड पार्ट में दिया है 64/455, तो प्राइम फैक्टराइजेशन और नॉट टर्मिनेटिंग ट्रांसलेटर है, ठीक है 455 है ना। तो 455 को सबसे पहले देखिए, सबसे पहले ये देखिए कि 2 से तो डिवाइड होगा नहीं, फिर अगला बड़ा प्राइम नंबर क्या आता है 3, तो 3 से चेक करेंगे। 4 + 5 9, 9 + 5 14, तो तीनों डिजिट्स का सम 14 आ रहा है, विच इज़ नॉट डिविजिबल बाई 3। 3 से नहीं होगा तो 5 से होगा, क्योंकि लास्ट में 5 है। 5 9 = 45, 5 1 = 5, ये हो गया। अभी जो 91 है, 91 7 के टेबल में आता है, 7 13 का, 13 7 का 91 होता है, तो 7 13 का, ये 7 आते ही मुझे समझ में आ गया कि ये नॉन टर्मिनेटिव रिकरिंग है। और फिर 13 1 जा, तो हम ये कहेंगे 64/455 इज इक्वल टू 64/5 की पावर 1 इंटू 7 की पावर 1 इंटू 13 की पावर 1, ये हो गया। तो हम ये कहेंगे हियर द डिनोमिनेटर is not of the form 2 की पावर m into 5 की पावर n, so it is a non-terminating recurring डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है। इतना करिए, इसके बाकी के जो पार्ट्स हैं वो आपको होमवर्क में भेजता हूँ, करिएगा आपको, ठीक है। डाउट आएगा तो नेक्स्ट क्लास में, बाकी कल साइंस करते हैं। ऑनलाइन वाले बच्चे बता दें, सभी को क्लियर है ना।